हेलो फ्रेंड्स, एक नई क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड स्टेट चैप्टर की क्लासेस हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर में का ये एक छोटा सा टॉपिक है। कई बार अराउंड 70% चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक से मोस्टली 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सिंपली आपको 1 या 2 कंसेप्ट समझ के बाकी चीज़ों को लगभग लर्न करना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसीलिए 1 या 2 मार्क के लिए हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जो सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। उन क्रिस्टल्स में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो जब हम एटम्स या आयंस की बात करते हैं तो उनके अंदर सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एन एटम और आयन कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यही हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि हर सॉलिड के लिए जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी जो शुरुआत है, उसका जो कॉज है वो उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो होता क्या है, कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक एटम है। हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाया। ये एक एटम है और इस एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सबको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम में 2 तरह के मोशन परफॉर्म करता है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम प्रोड्यूसेस और इट अंडरगोस 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। एक होता है ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन में वो अपनी जगह चेंज करता है और न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर स्पेस में मूव करता है। जबकि सेकेंड टाइप ऑफ मोशन होता है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन का मतलब है कि जहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी अपनी एक खुद की इमेजिनरी एक्सिस होती है और इसी इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड वो स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। जस्ट लाइक अर्थ, प्लैनेट्स, हम सबको पता है प्लैनेट्स जो है वो सन का भी चक्कर लगाते हैं और अपनी ही एक्सिस पे वो रोटेट भी होते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी 2 तरह के मोशन दिखाता है। अब सबको पता है कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल के मोशन से हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। बिल्कुल उसी तरह से एटम में भी जब इलेक्ट्रॉन मोशन परफॉर्म करता है तो उन दोनों मोशंस की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से टाइनी मैग्नेट का काम करता है। ठीक है, तो ये 2 जो मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसे हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसकी ही स्ट्रेंथ को, उसकी ही वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये 2 टाइप की होगी। अभी मैंने आपको बताया था, एक होगी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो स्पिन मोशन से बनती है, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू एस से। दूसरी जो है वो है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसे हम कहते हैं म्यू एल से। क्योंकि म्यू एल बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू म्यू एस जनरली, इसीलिए हम मेनली फोकस करते हैं म्यू एस पे, मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे। और जब हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी एटम के लिए, किसी भी सॉलिड के लिए वो कितनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। म्यू एस इज कैलकुलेटेड बाय स्पिन ओनली फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट n+2 bm। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक n और एक bm। तो n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सोच रहे हैं कि इस फॉर्मूले में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और हम सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्यों ले रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी एक्सिस पे किसी एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। अब इस स्पिन से आपको दिख रहा है कि ये जो स्पिन है ये है एंटी क्लॉकवाइज फिलहाल, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है।
ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर उसके साथ पेयर हो जाता है, तो सबको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेंगे तो वो हमेशा पेयर्ड रहेंगे और उनकी स्पिन अपोजिट रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो रहे हैं तो उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसकी अगर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने ऊपर दिखाई है तो क्लॉकवाइज से हमें कहां दिखाना है, नीचे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे। यानी कि जो दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए उनका रिजल्टेंट सम कितना आएगा, 0। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का रिजल्टेंट सम 0 ही है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए उनको कंसिडर नहीं करना होगा। तो हमारे काम के कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और bm क्या है, bm इस म्यूएस का यूनिट है। स्पेशल यूनिट में हम इसको दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी बहुत कम है। इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन बनाता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही छोटा होगा अगर हम उसे SI यूनिट में देखें, इसलिए उस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना आसान नहीं है। तो हमने एक स्पेशल यूनिट डिराइव किया, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। इसका रिलेशन भी होता है 1 Bm, 1 बोर मैग्नेटॉन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब कि आप देख सकते हैं बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये तो हुआ जनरल इंट्रोडक्शन। अब सबको पता है कि हर टाइप के सॉलिड में एटम्स तो हैं ही, इसलिए हर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के जो सॉलिड्स हैं उनका कॉम्पोजिशन अलग है, उसमें जो एटम्स हैं वो अलग अलग है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट ये अलग अलग होती है और उनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। इसी के बेसिस पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या जो मैग्नेटिज्म है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। यानी जितने भी सॉलिड्स हैं उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, जिस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करते हैं, उसके बेसिस पे उनको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिज्म भी 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। नाम आप पहले ध्यान में से आपको सबको लर्न हो जाना चाहिए। नाम, पैरामैग्नेटिज्म, कुछ इसमें हमने 11th में भी देखा था, पैरा और डाया, ये हमारा 11th में भी हो चुका है। तो पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये 2 है। फिर ये 3 आपको और याद रखना है, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो उसका बिल्कुल अपोजिट, नाम से पता चल रहा है, और फेरी। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हमको समझना है। तो आपके सामने एक टेबल के फॉर्म में हमने कंपेयर कर दिया ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आसान बने। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर। इनके अंदर जो इनके स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तभी तो बाकी चीजें डिफरेंट आ रही हैं। इसलिए सबसे पहला वर्ड हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, देखिए हर वो सॉलिड, हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि जब भी हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अब देखिए हम ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इनमें 1 या उससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमैग्नेटिज्म क्या है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन तो है ही लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये 2 अलग है, ये 3 थोड़े से अलग है, ये 3 जो है इन दोनों से थोड़े से अलग है। तो इनके बारे में पहले आपको समझना है। तो मैं एक चीज आपको समझाने वाला हूं जिसको हम कहेंगे डोमेन, वो आपको अच्छे से समझना है। इन तीनों के अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो डोमेन की वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। अब आप कहोगे सर कि आप तो इलेक्ट्रॉन की वजह से कह रहे थे, अब ये डोमेन क्या आ गया, तो आपको अच्छे से समझना है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मेटल आयंस आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। इन तीनों के अंदर क्या होता है,
मान लीजिए हम इन तीनों में से किसी एक को कंसिडर कर रहे हैं, किसी भी एक को हम ले लें और वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये तीन कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे ग्रुप्स, कुछ ऐसे रीजन्स उनमें बन जाते हैं, उनके क्रिस्टल्स में, उनके क्रिस्टल में ऐसे स्मॉल रीजन्स बन जाते हैं जिसमें जो उसमें मेटल आयन प्रेजेंट है। इनके एग्जांपल में जनरली आप कोई ना कोई मेटल जरूर देखेंगे, तो उसके जो मेटल के आयन्स होंगे ना, वो यहां पर उस रीजन में आकर जो है ग्रुप बना लेंगे। ऐसे बहुत सारे मेटल के आयन्स आएंगे और एक साथ अरेंज हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, और जो रीजन में वो अरेंज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं डोमेन। वो है एक डोमेन। जैसे एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि भाई ये क्रिस्टल है, मान लीजिए ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है। हमने नॉन मेटेलिक वाला पार्ट दिखा दिया। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो मेटल है, फॉर एग्जांपल Fe है इसमें, तो Fe क्या करेंगे, बहुत सारे जो Fe है 2+, 2+, 2+, ऐसे ये इस पर्टिकुलर एक रीजन में अरेंज हो जाएंगे। फिर कहीं आपको ये रीजन, इसी तरह का रीजन यहाँ कहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ऐसे, तो ये भी एक रीजन बन गया जहाँ पे ये अरेंज हो रहा है। इस तरह से अलग अलग जगहों पर मेटल आयंस जो है ग्रुप बना देते हैं, और उसमें के हर रीजन को हम कहते हैं डोमेन। तो ये भी एक डोमेन हो गया, ये भी एक डोमेन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेटल आयंस आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। तो इन तीनों के अंदर क्या है, इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे डोमेन्स होंगे, और इनमें का हर डोमेन जो है वो अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट का काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर तो क्या था, जगह जगह पर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इनके अंदर हर डोमेन में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे अगर मैं इस डोमेन की बात करूं तो इसमें भी होंगे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो ऐसे मिलाकर इस डोमेन में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो डोमेन आपको सबको क्लियर हुआ है। इनमें डोमेन नहीं होते, इनमें सिर्फ सीधा सीधा जो मेटल्स है या जो एटम्स है वो प्रेजेंट होंगे, तो उनमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे ही अरेंज रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है हमारा एक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हमने किसी सॉलिड को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो अब उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसकी एक्शन होगी, वो हमें देखना है। तो उसमें क्या डिफरेंस आता है, इसमें एक या एक से ज्यादा कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो तो जनरेट तो होगा लेकिन वो थोड़ा सा छोटा होगा, कम होगा, क्योंकि मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक बनती है। इसीलिए पैरामैग्नेटिज्म में या पैरामैग्नेटिक जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही वीकली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वो अट्रैक्ट होंगे। सबसे पहली बात तो ये समझना, कोई भी अट्रैक्ट या रिपेल कब होता है, अट्रैक्ट तब होगा जब खुद के पास मैग्नेटिक फील्ड है, रिपेल कब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है खुद की, तब रिपेल करेगा। दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, वो या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्योंकि खुद के पास कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसलिए वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बहुत छोटी है इसीलिए वीकली अट्रैक्ट करेगा। और जब हम बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम जिसमें हमने उसे रखा था, उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दे, रिमूव कर दे, तो ये दोबारा से नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। यानी जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वीकली अट्रैक्ट होने लगा, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगा, लेकिन जैसे ही फिर से हमने वो मैग्नेटिक फील्ड हटाई, दोबारा से ये नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। डायमैग्नेटिज्म में क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये रिपेल करेंगे। ठीक है, फेरो में क्या होता है, अब ये चीज आपको समझनी है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। पहले ही बता दिया है कि इन तीनों का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डिपेंड करता है डोमेन्स पे। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, डोमेन्स की बात करें
तो अब एक चीज समझना, इन तीनों में ही जब तक हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं, ये समझना इस चीज को, जब तक हम इन तीनों में से किसी को भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं, इन तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इन तीनों में डोमेन्स होते हैं और इन डोमेन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है, डोमेन्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी भी एक नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी या नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो अलग अलग डोमेन्स की जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो रैंडम होती है, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, ये हुआ एक डोमेन, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इस पूरे डोमेन की मिलाकर जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, उन सब की मैग्नेटिक मूवमेंट को मिलाकर जो डायरेक्शन है वो हम एक बड़े एरो से दिखाते हैं। बड़ा एरो क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर कंप्लीट मैग्नेटिक मूवमेंट बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। एक छोटा एरो इंडिकेट करता है एक इलेक्ट्रॉन, बड़ा एरो इंडिकेट कर रहा है पूरे डोमेन की मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए इस डोमेन की मैग्नेटिक मूवमेंट यहां कहीं जा रही है, तो इसकी कहीं भी जा सकती है, इसकी यहां जा रही है मान लीजिए ऐसे, तो अब इसकी नीचे जा रही है। तो हमें क्या समझ में आया कि जब तक हम इन तीनों में से किसी को भी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो जो अलग अलग डोमेन्स का ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक मूवमेंट का वो रैंडम होता है, लेकिन जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उनके इस ओरिएंटेशन में, इन डोमेन्स के बिहेवियर में डिफरेंस आता है और उनके बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला क्या चांस है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को जिसमें डोमेन प्रेजेंट है उसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और अगर उसके सारे डोमेन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाती है, खुद को अलाइन कर लेती है और वो डायरेक्शन जो बाहर की मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ही डायरेक्शन से पैरेलल है। मान लीजिए जो मेरा हैंड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, मतलब कि नीचे से ऊपर। तो अब अगर सारे डोमेन्स भी खुद को नीचे से ऊपर की तरफ अलाइन कर ले, पहले कैसे थे रैंडम थे, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही वो पैरेलल अलाइन हो गए और सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, खुद से भी पैरेलल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी पैरेलल। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है इसीलिए हर डोमेन, यहां पे दिखाया है हमने, हर डोमेन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुई है वो एक दूसरे को और ऐड होती जाएगी, एक दूसरे में ऐड होती जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है इसलिए एडिशन होगा, कैंसलेशन नहीं होगा, इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड काफी बढ़ जाती है, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं फेरो। फेरो में क्या होता है, सारे डोमेन्स एक दूसरे से पैरेलल अलाइन हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके पास है और बहुत ज्यादा है, इसलिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। और ये इतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इनके पास मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हम इनको कुछ समय तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। जैसे ये अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते थे, ये लूज नहीं करते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। एंटी फेरो नाम से पता चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 10 डोमेन्स है, तो अगर 5 पैरेलल अलाइन हो रहे हैं तो 5 एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि जितने पैरेलल अलाइन होते हैं उतने ही एंटी पैरेलल भी होते हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एंड अपोजिट। कुछ मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी ओरिएंट होते हैं और उतने ही अपोजिट में भी होते हैं। इक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एंड अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, देखिए इस डोमेन की मैग्नेटिक मूवमेंट इससे कैंसिल हो रही है, क्योंकि डोमेन तो आइडेंटिकल होता है, तो हर डोमेन की मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू तो सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन अलग होगी। तो इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल हो गए। वैसे इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल हो गए। तो टोटल मिला के जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हो गई 0। इसलिए एंटी फेरो में भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती, इसलिए क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। जैसे डायमैग्नेटिक रिपेल कर रहे थे ये भी रिपेल कर देंगे। क्लियर। और
लास्ट में फेरी। फेरी में क्या होता है कि जितने डोमेन्स पैरेलल में अलाइन कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि उतने ही एंटी पैरेलल में, यानी अनइक्वल नंबर में जो डोमेन्स है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल तरीके से अलाइन होते हैं। इसीलिए क्या होगा, मान लीजिए जैसे हमने 4 डोमेन दिखाए यहाँ पे, तो 4 में से 3 ऊपर अलाइन हो रहे हैं, 1 नीचे। तो ये जो 1 नीचे अलाइन हो रहा है ये किसी एक को तो कैंसिल कर देगा। मान लीजिए पहले वाले डोमेन की मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल होगी इसके साथ, लेकिन इन दोनों की ऐड होगी। इसीलिए फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो टोटली कैंसिल नहीं होता, कुछ पार्ट कैंसिल हो जाता है लेकिन कुछ पार्ट कैंसिल नहीं होता, इसलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होती, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी फेरो से। फेरो में तो पूरा स्ट्रांगली वो ऐड हो गया था, यहाँ पे कैंसिल भी हुआ कुछ, इसलिए फेरी की वैल्यू फेरो से कम होगी, इसलिए वीकली अट्रैक्ट होंगे। तो डायमैग्नेटिज्म और एंटी फेरो को छोड़ दे तो बाकी जो 3 है वो अट्रैक्ट होते हैं, ये दोनों रिपेल करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो वही पैरामैग्नेटिज्म में तो डोमेन नाम की कोई चीज नहीं है, उसमें जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे ताकि उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत कम होती है एक की, इसलिए अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऐड भी हो जाती है तब भी टोटल बहुत ही कम रहेगा। इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट कैसी होती है, स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कम होगी। यहाँ पे सारे पेयर्ड है तो सब कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 0 होगी। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया सारे पैरेलल है और हर डोमेन काफी ज्यादा थी, इसलिए काफी लार्ज वैल्यू होगी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की। यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि हर डोमेन जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे स्मॉल रह जाएगी क्योंकि कुछ कैंसिल हो रहा है लेकिन कुछ बच जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जब भी इस पे क्वेश्चन आता है तो कई बार आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे पूछा जाता है, यानी ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कोई एग्जाम्पल दे दिया और आइडेंटिफाई करो, या फिर सिर्फ एग्जाम्पल लिखो, डिफाइन फेरोमैग्नेटिज्म, राइट वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी, ये प्योरली आपके एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ इतने ही लर्न करें, इससे ज्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन इतने आपको करने हैं। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 1 और 3, आपको कैसे भी ये करना है। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, लर्न ही करना है एक तरीके से। कंसेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट्स डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो आज यहाँ पे अपनी क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे।